ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। समरूपता कह सकते हैं, सिमिलैरिटी या फिर त्रिभुज। आपके बुक में नाम लिखा हुआ है ट्रायंगल्स, त्रिभुज। ठीक है, तो आज फिर से B36 B37 मर्ज है, दोनों ही बैच एक साथ चल रहा है आज भी आपका। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोल में आंसर कीजिएगा। देखते हैं लास्ट क्लास का टॉपिक। तो दो टॉपिक कवर किया था, थ्योरम नंबर 6.2, प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.3, थ्योरम 6.3। तो 6.2 क्या था? 6.1 का कन्वर्स था, विलोम था। 6.1 जो थ्योरम था वो ये कहता था कि अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है ABC, इसमें मैं BC भुजा के समांतर एक लाइन बनाऊं, BC के समांतर एक लाइन बनाऊं DE, जो AD और AE को दो बिंदु पर काट रहा है DE पर। तो अगर DE BC के समांतर है तो हम क्या बोलेंगे सर? AD बटा DB जो होगा वो AE बटा EC के बराबर होगा। ठीक है, ये था हमारा थ्योरम 6.1, थेल्स थ्योरम, BPT। इसी का रिवर्स 6.2 में था कि अगर हमारे पास कोई एबीसी ट्रायंगल में कोई भी लाइन है, मान लो नाम दे दिया PQ। ठीक है, अब PQ लाइन पैरेलल है या नहीं है नहीं पता BC के, लेकिन इतना मुझे पता है कि AP, है ना, ये बोल रहा है AP बटा PB जो है वो बराबर है AQ बटा QC के। कभी आपने सॉल्व किया और ऐसा आ रहा है कि बाएं तरफ का जो अनुपात है वही दाएं तरफ के अनुपात के बराबर है, तो अनुपात बराबर है तो हम कहेंगे सर PQ डेफिनेटली BC के पैरेलल रहा होगा, तो हम बोलेंगे सर PQ समांतर होगा BC के। तो बिल्कुल एक दूसरे का रिवर्स है। एक बार बोलता है कि अगर पैरेलल है तो अनुपात बराबर होगा, और अनुपात बराबर है तो पैरेलल होगा। ठीक है, फिर हम 6.1 6.2 एक दूसरे का विलोम है। 6.3 क्या है? एंगल एंगल एंगल, मतलब इसके बाद जितने भी थ्योरम है 6.3 6.4 और 6.5, ये क्रिटेरिया है, मतलब कसौटी है, नियम है। तो 6.3 में क्या कहता था कि अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, चलो इसके पढ़ते भी, आज के क्लास में भी आपको पढ़ना ही है 6.3 के बारे में, रिवीजन के साथ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ा था आपने कि अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज है जिसमें उनके संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर। ठीक है, तो अगर ऐसा दे रखा है दो त्रिभुज में कि तीनों ही संगत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है, एंगल ए बोल दिया एंगल डी के बराबर, एंगल बी बोल रहा हूँ एंगल ई के बराबर, और एंगल सी बोल रहा हूँ एंगल एफ के बराबर। ठीक है, तो तीनों ही संगत कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर है, तो एंगल 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, नाम कैसे लिखते हैं? आपने बोला ABC, ए किसके बराबर था सर? डी के। बी किसके बराबर था सर? ई के। ठीक है, और सी किसके बराबर था? एफ के। तो ट्राइंगल ABC जो होगा तो समरूप हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। ठीक है, इस तरीके से आपने ये तो सीख लिया था एंगल 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 कसौटी। इसके बाद एक निष्कर्ष भी हमने सिखाया था, एक चीज और पढ़ा था हमने, एंगल एंगल कसौटी। ठीक है, इसी से निकल कर आता है कि अगर सर दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा और वहां से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो एंगल एंगल क्या था जो हमने सीखा था? ये देखिए कि अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ जिसमें सिर्फ दो कोण ही दे रखा हो आपको, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक त्रिभुज लिखा ABC, और यहाँ एक और ट्रायंगल दे दिया PQR। ठीक है, इसका नाम दे दिया PQR। अगर तीनों कोण बराबर है तब तो समरूप हो जाएगा, एंगल एंगल से हमने पढ़ लिया था, कोण 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 कसौटी, एंगल एंगल एंगल। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ दो ही कोण बराबर है, यहाँ पर दे दिया 50 डिग्री और यहाँ दे दिया 80 डिग्री। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये वाला कोण 50 डिग्री है और ये वाला कोण 80 डिग्री है, तो बोलूंगा अब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पर भी समरूप होंगे। देखो ये चीज लिख रखा है, यदि कि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर है तो भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और इस नियम को हम एंगल एंगल कसौटी कहते हैं, क्योंकि दो कोण बराबर है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर दो कोण बराबर है तीसरा कोण बराबर होगा ही होगा। आपको पता है तीनों कोणों को जोड़ करके योग जो मिलेगा 180 डिग्री का मिलेगा। तो यहाँ पर से एंगल ए और एंगल बी को जोड़कर कितना मिल रहा है? 50 और 80 को जोड़ करके 130 मिल गया। तो ये वाला जो कोण आएगा वो कितने डिग्री का आएगा? एंगल सी कितने का आएगा? आपको पता है एंगल पचास। सी को निकालेंगे सर 50 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले त्रिभुज को देखूं तो यहाँ पर भी आपको पता 80 और 50 को जोड़ने पर 130 मिला। अब 180 होना चाहिए पूरा। ठीक है, तो 180 में से 130 घटाएगा तो ये वाला जो कोण मिला वो 50 डिग्री का ही मिल गया। तो मुझे दिख रहा है सर पहले त्रिभुज का जो तीनों कोण है वो 50 50 80 है, और यहाँ भी आपको दिख रहा है 80 50 50। ठीक है, तो आपको पता है इसके तीनों ही संगत कोण इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो दो कोण बराबर हुआ तो भी समरूप हो गया।
अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा दो कोण आपको इसमें बराबर दिख गया होगा, थोड़ा सा मैं और डेटा अलग करके बताता हूँ। इसी को एंगल एंगल कसौटी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं डेटा ऐसा लिख दूं, एक त्रिभुज लिखा और एक और ट्रायंगल बनाया। अब यहाँ पर आपका जो कोण दे रखा है कुछ इस तरीके से दे रखा है, ए बी सी, और यहाँ लिख दिया पी क्यू आर। ये एंगल दे दिया मैंने 30 डिग्री, ये 70 डिग्री। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं 80 डिग्री और ये 70 डिग्री। अब बताइए दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं? यस सर है। तो यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो आपको दिख रहा है सर एक कोण तो बराबर दिख रहा है, दूसरा कोण बराबर नहीं दिख रहा। तो आप यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए। अब ऐसा नहीं कि आप बस बोल दो समरूप है या नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सभी कोण निकाल कर देखेंगे। तो पहले वाला त्रिभुज में दिख रहा है एक कोण 70 डिग्री, दूसरा कोण 30 डिग्री। तीसरा कोण निकालिए, तीसरा कोण कितना आएगा एंगल भी यहाँ पर से सॉल्व करने पर। 70 30 को जोड़ा 180, 70 30 को जोड़ा 100 आ गया। तो 180 में से 100 डिग्री घटाएंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये वाला जो कोण आएगा 80 डिग्री का आएगा क्या, एंगल भी 80 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए दूसरे वाले त्रिभुज में, तो यहाँ दिख रहा है 80 डिग्री 70 डिग्री। 80 70 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 80 और 70 को जोड़ करके 150। ठीक है, अब 180 में से 150 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको दिख गया 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले त्रिभुज में तीनों ही कोण क्या आ गए, 80 70 30, और दूसरे वाले में भी देखिए 80 70 30। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कौन सा कसौटी लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो एंगल 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 लगा, तीनों ही कोण बराबर हमने देख लिया था। ठीक, अब मैं बोलूं इसको नाम कैसे दें, क्या हम त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर बोल सकते हैं? नो सर। तो नाम देखिए इस तरीके से लिखिएगा, पहला वाला त्रिभुज को आप नाम कुछ भी लिख दो। ठीक है, पहले वाले में एबीसी लिख दिया। आपको क्या लिखना है, सर ए किसके बराबर है, एंगल ए किसके बराबर है, 70 डिग्री, आर के बराबर। क्या हमें दिख रहा है सर, एंगल ए एंगल आर के बराबर है। ठीक है, तो ए के नीचे आर लिख दो। ठीक है, बी किसके बराबर है, बी है 80 डिग्री, और पी क्यू आर में बी क्यू के बराबर है, बी और क्यू बराबर है, तो बी के नीचे क्यू लिखना होगा। सी है 30 डिग्री और यहाँ पर है पी है 30 डिग्री। ठीक है, तो सी पी के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ट्रायंगल आर क्यू पी के। क्लियर, ये समझ में आया? इस तरीके से हमें लिखना यस पड़ेगा। सर। ठीक है, चलिए। तो ये समझ में आया कि अगर हमारे पास दो कोण बराबर होगा तो भी समरूप हो जाएगा। और इस वाले को क्या नियम बोलेंगे, एंगल एंगल कसौटी। ठीक है, तो अगर सिर्फ दो कोण बराबर रहेगा, तीसरा कोण को बराबर दिखाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अगर हम दो कोण भी बराबर दिखा दे तो हम बोल देंगे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब नाम लिख कैसे लिखेंगे ये लिख के बताइए मुझे। अगर मैं सिर्फ ऐसे दे ही दूं आपको, ए बी से लिख दिया और यहाँ कुछ ऐसे लिख दिया पी क्यू आर, यहाँ पर दे रहा हूँ 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, और यहाँ लिख दिया 80 डिग्री और लिख दिया 40 डिग्री। बताइए कैसे नाम लिखेंगे, समरूप होंगे ना दोनों त्रिभुज, दो कोण बराबर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ भी 80 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, तो दो कोण बराबर है, समरूप तो हो जाएगा। ठीक है, कसौटी कौन सा लगेगा बताइए, एंगल एंगल। एंगल एंगल। तो ये हमने बोला सर यहाँ पर लग रहा है एंगल एंगल कसौटी से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब नेम कैसे देंगे, दोनों त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज पी आर क्यू। पी ए बी सी और पी आर क्यू लिखा क्या, ए बी सी और पी आर क्यू, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। बी आर के बराबर है क्या, नहीं बी आर के बराबर नहीं है, ये गलत है। सी क्यू के बराबर नहीं है ना, फिर से नाम लिखिए सही से। पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम त्रिभुज एबीसी हमने लिख दिया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो हमने पहला वाला नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो हमने एबीसी लिख दिया। अब ए देखो किसके बराबर है, तो ए मुझे दिख रहा है 80 डिग्री, दूसरे में 80 कहाँ पर है, पी के बराबर, तो ए के नीचे पी लिख देंगे। ठीक, बी यहाँ नहीं पता, तो देखो दूसरे वाले में त्रिभुज जो नहीं पता है बी क्यू, दोनों देखो ब्लैंक है ना, बी के पास ब्लैंक है, नहीं पता। यहाँ पर क्यू भी ब्लैंक है, नहीं पता, तो बी के नीचे क्यू लिख दीजिए, वो दोनों बराबर हो जाएगा जितना भी रहे। ठीक है, हम क्यों कैलकुलेट करने में अपना टाइम खराब करें। ठीक है, होगा बराबर बी क्यू के बराबर। सी है 40 डिग्री और यहाँ पर 40 है आर,
ठीक है, तो सी आर के बराबर है, सी के नीचे आर लिख दीजिएगा। तो आप बोलोगे ट्रायंगल एबीसी जो होगा सर समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, एबीसी पी क्यू आर समरूप हो जाएगा। क्लियर? यस कुछ सर। ऐसा लिखेंगे, एबीसी और PQ समरूप हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा हो जाएगा, चलो इसको रहने देता हूँ। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं नाम इस तरीके से, तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, समरूपता आपको दे देता है और इसके संगत भुजाओं का अनुपात आपको बराबर लिखना होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर लिखेंगे, यहां से हमने ए बी लिया, दूसरी तरफ क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे, ए बी को पी क्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात ही बराबर रहेगा। ए बी बटा पी क्यू बराबर, अगर मैं यहां से बी सी ले रहा हूं तो उधर से क्या लेंगे, क्यू आर लेंगे। हमने बी सी लिया तो उधर से क्यू आर लेंगे। नाम को ही देखना है, फिगर नहीं देखना है। अब बोलेंगे यहां से हमने ए से लिया तो यहां से क्या लेंगे, गुड पी इवनिंग आर सर। लेंगे, इसी बटा पी आर। गुड इवनिंग, समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से लिखेंगे तो इसको हम लोग एंगल कसौटी से समरूप कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, 2-3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इस आकृति में बोल रहा है कि पी क्यू जो है आर एस के समांतर है, तो फिगर में बोल रहा है ये वाला लाइन जो पी क्यू है वो आर एस इस वाले के पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल पी ओ क्यू जो है वो ट्रायंगल एस ओ आर के समरूप है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो हमें पता है सर किस तरीके से करेंगे। अगर मैं दोनों त्रिभुज को देखूं, ट्रायंगल पी ओ क्यू और एस ओ आर को, एक मुझे इधर ट्रायंगल दिख रहा है और एक मुझे इधर ट्रायंगल दिख रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, इन दोनों में कोई भी एक कोण बराबर दिख रहा है क्या, बहुत आसानी से कोई भी यस एक कोण, सर। कौन सा कोण बराबर दिख रहा है, पी ओ क्यू बराबर है एस ओ आर कारण शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख। हाँ, ये जो आपने लास्ट में बोला ना रीजन, वही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे आपने वही देखेंगे कि आप रीजन सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा सर, इन दोनों त्रिभुज में। और एक चीज और, जब भी देखो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक बोलेगा प्रूफ करिए और एक बोलेगा फाइंड आउट कीजिए। जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो ये तो लिख रखा है ना कि ट्रायंगल पीओ क्यू और एस आर आप प्रूफ कीजिए, तो ये गलत नहीं लिखेगा क्वेश्चन में, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसी से आप चीटिंग कीजिए एक तरीके से एग्जाम, मतलब चीटिंग करने का मतलब आप चीटिंग करना है आपको, इसको आप यूज करिए। ठीक है, पीओ क्यू और एस आर वो सही लिखा हुआ है तो आप उसी ट्रायंगल को लीजिए। आपको नाम तो अब सोचने में टाइम ही नहीं लगेगा, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया आपको। ठीक है, तो आप सीधे लिखिए ट्रायंगल पीओ क्यू, वो कभी गलत नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में, क्योंकि वो तो प्रूफ ही करना है आपको। त्रिभुज पीओ क्यू तथा त्रिभुज एसओ आर में, ठीक है, वही ले लो नाम, वहीं से क्वेश्चन से ही नाम उठा लेना है। हम क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ क्यू जो होगा सर बराबर होगा एंगल एस ओ आर के। ठीक है, रीजन बताना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है ये। क्या होता है शीर्षाभिमुख, कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को अगर काटता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिसके सिर सामने सामने हो। ठीक है, उसके बाद और एक कोण बराबर दिख रहा है क्या यहाँ पर, P बराबर एंगल S एकांतर अंत्य कोण। नाइस। तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं कुछ इस तरीके से फिगर बनाऊं, जेड वाला आकृति याद करिए, तो अगर जेड का ऊपर लाइन और नीचे वाला लाइन पैरेलल है, अगर ऐसा दे रखा हो कि दोनों लाइन समांतर है, तो इनके अंदर वाले जो कोण होते हैं उसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं, और समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 30 डिग्री तो यहाँ भी आपका 30 डिग्री ही बनेगा। अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं, ठीक है, यहाँ पर आपका अगर एक्स बन रहा है तो यहाँ भी आपका एक्स ही बनेगा। बस कंडीशन इतना होना चाहिए कि दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, समांतर होने चाहिए। ठीक है, तो समांतर लाइन पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो हम सीधे बोलेंगे सर ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, दोनों ही कोण बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओपी क्यू, ठीक है, ओपी क्यू ये बराबर हो जाएगा एंगल ओ एस आर के। ठीक है, ओ एस आर के रीजन क्या दीजिएगा, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण, बस। उसके बाद और भी कोई कोण बराबर दिखाएं या काम हो गया हमारा? एंगल R बराबर है एंगल Q के एकांतर अंत्य कोण तो यानी। बराबर तो है, बिल्कुल सही आपने बोला सर, ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, लेकिन हम क्यों दिखाएं, हमें पता है ना कि 2 कोण बराबर है,
है ना। हमने एक चीज ये बोला कि सर ये दोनों कोण आपस में बराबर है, हमने ये बोला कि सर एंगल पी एंगल इसके बराबर है, तो बस दो ही कोण बराबर हो गया किसी दो त्रिभुज में, तो समरूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। अगर हमने यहाँ देखा था कि सर एंगल एंगल कसौटी क्या कहता था, अगर दो कोण भी बराबर हो गया तो आप उसको समरूप बोल दोगे, तो हम तीसरा कोण बराबर करें या ना करें, कर दीजिएगा तो भी नंबर मिलेगा तब सही है, नहीं करेंगे तब भी सही है, ठीक है। तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है दो ही कोण बराबर से समरूप हो जाते हैं, तो हम सीधे बोलेंगे ट्राइंगल POQ समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज SOR के, ठीक है। यहाँ पर बताना पड़ेगा क्रिटेरिया, ये लिखना जरूरी है कि आप कौन सा कसौटी लगा रहे हो। यहाँ पर अगर एंगल 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 लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने तीन कोण नहीं दिखाया है, तीनों कोण दिखाइएगा तो एंगल 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 लिखिएगा। अगर हम दो ही कोण दिखाया है तो हम बोलेंगे सर एंगल एंगल कसौटी, ठीक है। तो जो आप दिखा रहे हो उसके अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है। तो एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, प्रूफ। दो ही 3 नंबर के क्वेश्चन थे, आसानी से हो जाएगा ये। तो बस इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कारण लिख रहा हूं और यहां पर जो कारण लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। बस ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में आ सकता है या फिर 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला ये वाला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से फिर से वही काम करना है आपको। देखो बोल रहा है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR, इस क्वेश्चन को पढ़िए। त्रिभुज PQR की बात की गई है, वो सब यहाँ पर दे रखा है त्रिभुज PQR, भुजाओं PR और QR, ठीक है। PR भुजा और QR भुजा पर क्रमशः बिंदु S और T है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, PR पर बिंदु S है क्या, PR पर बिल्कुल बिंदु S है, और QR पर बिंदु T है क्या, बिल्कुल QR पर बिंदु T है। इस प्रकार से कि एंगल P जो है एंगल RTS के बराबर है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल P जो है, ये वाला जो कोण है यहाँ पर जो नीचे में कोण बन रहा है, इस एंगल के बराबर है, मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। दर्शाइए कि RPQ जो होगा RTS के बराबर हो जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन को इजी बना देता है ना। जो लिख दिया ना कि आप ये दोनों ट्रायंगल को समरूप कर दीजिए, ये तो आपको दिख गया, अब नाम सोचने में टाइम ही नहीं लगेगा, वो तो सही लिखा है वहीं से उठा लीजिए आप, ठीक है। अब नाम तो सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है, क्वेश्चन ही बता रहा है आपको, ठीक है। तो आप लीजिए, जो भी दो त्रिभुज का समरूप प्रूफ करना है उसको आप उठा लीजिए, ठीक है। तो आप सिंपली बोलिएगा तो त्रिभुज RPQ, ठीक है, तथा इसमें टाइम ही लगता है कि कौन सा त्रिभुज हम लें, ठीक है। तो वो तो दे रखा है क्वेश्चन में ही, ठीक है, वहीं से आप ले लीजिए RTS में। इन दोनों में हम कोई भी दो कोण बराबर कर देंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई भी दो कोण बराबर कर दीजिए। एक कोण तो बराबर क्वेश्चन ही बोल दिया कि आपका जो एंगल T जो है वो एंगल P के बराबर है कि नहीं। अगर मैं पूरा RPQ देखूं तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो RPQ दिख रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला, ठीक है, इस ट्रायंगल में और ये छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल बराबर दिखा, वो तो दे ही रखा है क्वेश्चन, ठीक है, एंगल T और एंगल P। तो सिंपली लिखिए, यहां से हम लिख सकते हैं एंगल RPQ, जो क्वेश्चन में ही दे रखा था, एंगल RPQ या फिर एंगल P, एंगल RPQ लिख देता हूं, एंगल RPQ, जिसको एंगल P भी कह सकते हैं, ये किसके बराबर है, एंगल RTS के बराबर है। ये रीजन लिखना पड़ेगा, दिया गया है, ठीक है, दिया है क्वेश्चन में ही दे रखा है ये चीज, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई कोण बराबर है क्या इन दोनों त्रिभुज में। सर एंगल R कॉमन है। एंगल R कॉमन है, आप देखो छोटा वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, दोनों ही में एंगल R तो सेम ही दिख रहा है, ठीक है, एंगल R दोनों में है, ठीक है, तो वो तो बराबर होगा ही। तो हम कह सकते हैं सर एंगल R दोनों में कॉमन है, एंगल R बराबर एंगल R भी लिख सकते हो, या फिर एंगल R को बड़े वाले त्रिभुज के लिए लिखेंगे तो एंगल PRQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एंगल PRQ, ठीक है। और छोटे वाले के लिए अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, PRQ लिखा ना तो आप लिख सकते हो TRS, है ना, TRS लिख सकते हो, एंगल TRS, ठीक है। और ये दोनों कैसा हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, यानी उभयनिष्ठ लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं अगर इसमें कोई परेशानी हो रहा है ना कि ये सर इतना नाम लिखना जरूरी है क्या, नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि एंगल R बराबर एंगल R, इससे कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, उभयनिष्ठ, ठीक है। एंगल R बराबर एंगल R भी लिख दोगे तो ठीक है, कॉमन है, ठीक है। तो हमें दो कोण बराबर दिख गया क्या दोनों त्रिभुज में, और अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो क्या ये समरूप हो जाएंगे, यस और हो सर। जाएंगे तो कौन से क्राइटेरिया से हो जाएंगे, एंगल एंगल एंगल। एंगल।
तो हम सीधे बोलेंगे सर दो कोण तो हमने बराबर दिखाई दिया, तो आप सीधे लिख दीजिए एंगल RPQ जो होगा वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल RTS के। ठीक है, कसौटी लिखना जरूरी है, कौन सा कसौटी। यहाँ तो क्या हो रहा है ना कि आप अभी एंगल एंगल पढ़ रहे हो, एंगल 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 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है सर यही वाला थ्योरम से प्रूफ करेंगे। ठीक है, ऊपर भी लिख रखा है थ्योरम 6.3। ठीक है, तो आसान हो जाता है थोड़ा। अब एग्जाम में क्या होता है कि आप थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5 सारी चीज पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सर कौन सा थ्योरम लगाएं। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख देंगे, रीजन बस बता दीजिएगा, एंगल एंगल कसौटी। ठीक है, ये रीजन सारा बताना जरूरी है। आपके जो भी कॉपी चेक करेंगे यही चेक करेंगे आप रीजन सही बता रहे हो कि नहीं। तो बस ये हो गया प्रूफ आपका, और इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चीजें और बढ़ा कर दे रहा हूँ, मतलब इतना तो ठीक है हमने कर लिया, और ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन देता है, आपको मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, एक सेकंड। मैंने बोला कि यहाँ पर ऐसा लिख देगा कि RS का वैल्यू, ये कंप्लीट है आपका सॉल्यूशन, ये इतना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि RS का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये लिख देगा कि RS का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर, ST का वैल्यू इतना सेंटीमीटर, तो आप फिगर में बना लेना। ठीक है, क्योंकि फिगर में लिखा रहेगा तो आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो मैं फिगर में लिख देता हूँ 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, PS का वैल्यू दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, RT का वैल्यू दे रखा है 3.8 सेंटीमीटर, और PQ का वैल्यू दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताइए ST का वैल्यू कितना होगा, ST का मान कितना होगा। तो आप क्या करिए, देखिए आपने बोला सर दो त्रिभुज समरूप है, तो अभी अभी आपने ये लिखा है कि सर ट्रायंगल RPQ और RTS समरूप है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है, चाहे वो किसी भी कसौटी से समरूप है, क्या उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा? यस सर। बिल्कुल होगा, Yes, संगत sir. भुजाओं का अनुपात बराबर होगा सर। ठीक है, तो मैं वही चीज लिखने वाला हूं यहाँ पर सर, इसके संगत भुजाओं का अनुपात को आप बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर मैंने RP को लिया, और इसलिए कहता हूं नाम को ध्यान से देखिएगा, तो मैंने अगर RP को लिया तो दूसरी तरफ से क्या लेंगे, RP बटा क्या, RT लेंगे, ऐसा बराबर। अगर मैं यहां से PQ को ले रहा हूं, उधर से क्या लेंगे, TS, PQ बटा TS, और मैं यहां से ले आऊं RQ। ठीक है, तो उधर से क्या लेंगे बताइए, RS। तो ये जो मैंने नाम लिखा, फिगर को देखकर लिखा क्या, फिगर को देखकर लिखे तो मुझे खुद नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपको मैं क्या सिखाऊं, आप मुझे नहीं समझ में आएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, इस ट्रायंगल के नाम, इस ट्रायंगल के नाम से ही देखेंगे। ठीक है, RP बटा RT बराबर PQ बटा TS बराबर RQ बटा RS। अब इसमें जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालिए, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे किसका वैल्यू, हमें क्या लिखना चाहिए था क्या नहीं लिखना चाहिए था, सभी को लिख दो, सभी भुजाओं को लिख दीजिए। ठीक है, जिसका वैल्यू पता है डाल दो। RP का वैल्यू पता है क्या, फिगर को देखकर बताइए, RP का वैल्यू कितना है, 5.7। 5.7। ये पूरा है ना RP यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, RS और SP को जोड़ दीजिए, तो RS और SP को जोड़िएगा तो 3.6 और 2.1 को जोड़ना होगा, 3.6 और 2.1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5.7। ठीक है, तो RP का वैल्यू है यहाँ पर, आप बोलोगे सर 5.7। RT का वैल्यू कितना है, RT का वैल्यू 3.8 है, 3.8 डाल दिया। PQ का वैल्यू देखिए, PQ का वैल्यू 4.2 है, डाल दिया 4.2। TS का वैल्यू तो निकालना है मुझे, TS को ST बोल रहे हैं। RQ का वैल्यू, RQ कितना है, RQ नहीं पता, तो RQ नहीं पता तो RQ को RQ लिख दो। ठीक है, जो नहीं पता छोड़ देंगे। RS कितना है, 3.6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कौन सा करने से आ जाएगा। आपको निकालना है क्या, ST, तो हम इन दोनों को ले ले, यहां से निकल जाएगा क्या TS, इन दोनों को बराबर कर दे तो। ठीक है, तो इन दोनों को आप ले लीजिए, वहां से सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया? तो यहां से आप बोलिएगा 5.7 को लिख सकते हैं 57 बटा 38, कर सकते हैं ना, डेसिमल से डेसिमल कट गया क्योंकि दोनों में पॉइंट के बाद एक ही अंक है, बटा 4.2 बटा TS। तो आप इसको काटिएगा 19 से, 19 दूनी 38,
19 TS 57, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका TS बराबर 4.2 इंटू 2/3, ठीक है। इस पॉइंट को हटाइए, नीचे में 10 कर दीजिए, 3 से काटिएगा 14 तिया 42, ठीक है। 28/10 आ रहा है क्या, और 28/10 करने का मतलब 2.8 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? यस सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके RS अग्रवाल किताब में ऐसे क्वेश्चन काफी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो हुए ना, तो उसमें थोड़ा सा CBSE पैटर्न के कुछ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए थे, सिलेबस से कुछ चीज इस बार हटाया गया है, तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है आपके हरियाणा बोर्ड में, ठीक है, लेकिन इस साल हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको डिस्कशन किया। चलिए, तो अच्छा, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं RQ का वैल्यू बताइए, तो RQ निकल जाएगा? RQ भी निकल जाएगा, आप अगर इन दोनों को बराबर करिए। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप RQ निकाल लोगे, सॉल्व करके आ जाएगा RQ। चलो ये आप लोग करना ट्राई, ठीक है। RQ भी बताना, अगले क्लास में मुझे बताना आंसर कितना आया, ठीक है। ट्राई करिएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक से है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ओके। जबकि उसी समय, उसी टाइम पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसी समय जो वर्ड लिखा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी समय का क्या मतलब है, सेम टाइम पर से क्या रिलेवेंस है उसका। देखिए, बोल ये रहा है कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर मतलब एक खड़ी स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ओके। तो कुछ ऐसे है, एक 6 मीटर का स्तंभ रहा होगा, और इसका जो छाया बना होगा, छाया कैसे बनता है, सूर्य का किरण आया होगा ऊपर से कुछ ऐसे, ठीक है, और इतना लंबा छाया बन जाएगा, है ना। अगर मान लो AB आपका स्तंभ है, तो क्या BC हमारा छाया होगा, होगा ना, और बिल्कुल खड़ा ही है। तो AB कितना है आपका, 6 मीटर, ठीक है, और छाया कितना है, 4 मीटर। इतना क्लियर? AB हमारा स्तंभ है और BC हमारा छाया है, ठीक है। तो उसी समय कह रहा है कि अगर कोई मीनार का छाया 28 मीटर का बन रहा है, मान लो मीनार ही बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा मीनार है, PQ हमारा मीनार है, और QR उसका छाया है, जमीन पर छाया बन रहा है। तो QR कितना है आपका बताइए, 28 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है PQ कितना होगा, क्वेश्चन समझ में आया, है ना। स्तंभ है, ये छाया है, ठीक है, ये मीनार है, ये उसका छाया है, ठीक है। खैर इतना लिखना नहीं था। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस सर। 6 मीटर वाले यस। स्तंभ का छाया 4 मीटर लंबा है, तो बोल रहा है उसी टाइम पर कोई स्तंभ है जिसका, सॉरी, कोई मीनार है जिसका छाया 28 मीटर का है, तो मीनार का कितना ऊंचाई होगा, ठीक है। तो कैसे करें इसको सॉल्व? सर इसे सिमिलर प्रूफ कर देंगे। कैसे सिमिलर प्रूफ होगा, इसमें तो बस मुझे एक ही कोण बराबर दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि सर यहाँ पर, ठीक है, दोनों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दोनों ही ऊर्ध्वाधर खड़ा है, बाकी कोई तो कोण बराबर दिख नहीं रहा। कैसे प्रूफ होगा ये सिमिलर? सर सूर्य एक ही टाइम पर कोण बना रहा है, तो एंगल बराबर होंगे। तो यही इंपॉर्टेंट था, उसी टाइम जो लिखा हुआ था ना, उसी समय। तो एक ही टाइम पर सूर्य का जो उन्नतांश होगा, जिसको मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय बताया था, हाइट एंड डिस्टेंस में उन्नतांश, सूर्य का उन्नयन कोण। तो अगर मैं कोई टाइम फिक्स कर दूं 5 बजे 6 बजे, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए सूर्य का जो उन्नयन कोण रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। आप कहीं से भी, कोई बच्चा यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये एंगल नहीं बदलता। तो ये वाला जो कोण है, अब जितना भी है, मुझे नहीं पता कितना डिग्री का कोण है, अगर ये थीटा है तो मुझे पता सर ये भी थीटा रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही कोण बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पर दोनों ही त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं, देखिए, आप सिंपली बोलिएगा, इतना लिखना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में एक तो मुझे एंगल दिख रहा है, एंगल ABC बराबर है एंगल PQR के,
ठीक है। रीजन दे दिएगा सर दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि दोनों ही खड़ा है बिल्कुल सीधा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण बनेगा तो 90 डिग्री के बराबर है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एंगल ए सी बी जो होगा, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। यहाँ पर रीजन क्या लिखिएगा, देखो ये लिखना जरूरी है। सूर्य, देखो दो चीज लिख सकते हो, या तो उन्नतांश लिख सकते हो, अगर एक वर्ड में लिखना है ना तो आप उन्नतांश लिख दीजिए और आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है, उन्नतांश। या उन्नतांश नहीं लिखना चाहते हैं, या फिर उन्नतांश में क्या होता है कि याद करना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है हम वर्ड भूल जाएं सर क्लास में एग्जाम तक, ठीक है, तो बस इतना लिख दीजिएगा, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, वो तो याद होना चाहिए कि सर को सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होगा, ठीक है, दोनों ही के लिए। तो दोनों कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कसौटी से प्रूफ किए हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख दीजिएगा कौन सा नियम, एंगल एंगल कसौटी, ठीक है, एंगल एंगल कसौटी लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आप बोलिए सर ए बी बटा, मुझे बताओ ए बी के नीचे क्या लिखना चाहिए, पी क्यू। पी क्यू, तो ए बी के नीचे आप पी क्यू लिखिएगा। अब यहाँ पर मैं बीसी ले रहा हूँ, तो बीसी के नीचे क्या लिख दूं, क्यू आर। क्यू आर, ठीक है, क्यू आर। देखो सारा लिख दो, हमेशा मैं हमेशा बोलूंगा सभी भुजाओं का रेशियो लिख दीजिए, ये मत सोचना कि कौन सा अनुपात लगाने से आंसर आएगा, कौन सा अनुपात हमें लेना है, कौन सा छोड़ना है। जितना टाइम इस चीज में आप कंज्यूम कर दोगे ना, कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है, उससे कम टाइम में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि सारा लिख ही दीजिए, देख लेना कि कौन सा वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ कि अगला जो था ए सी बटा पी आर, तो लिख दिया ए सी बटा पी आर, ठीक है। अब यहाँ से बोलिए सर जिसका वैल्यू पता है डाल देते हैं, ए बी का वैल्यू कितना 6, पी क्यू का वैल्यू कितना नहीं पता, पी क्यू लिख दिया, बीसी का वैल्यू कितना 4, क्यू आर का वैल्यू कितना, क्यू आर का वैल्यू 28। बाकी एसी और पीआर का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, एसी पीआर से कोई मतलब नहीं है, एसी ना ही दे रखा है ना ही पीआर दे रखा है, हटाइए उसको, एसी पीआर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था ना, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, हमेशा ऐसे करिएगा। इसको सॉल्व करिए, कितने बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो कितना आ जाएगा पी क्यू 7 छक 42, 42 मीटर। ठीक है, 42 मीटर आंसर, ठीक है। तो कह देंगे सर मीनार की जो ऊंचाई होगी, फाइनली लिख दीजिएगा आंसर में, मीनार की ऊंचाई कितना आ रहा है, ठीक है, बराबर 42 मीटर। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपको बोल कर नहीं दिया जाएगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर ये ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन है क्या, ऊंचाई एवं दूरी वाले में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत पड़ा था, मीनार की ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। तो कंफ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये समरूपता से सॉल्व होगा, हाइट एंड डिस्टेंस या साइन कॉस टैन यहाँ पर नहीं लगाना है,